Good morning, students. We are resuming our chapter from two basic properties or characteristics of PPC. So, first is PPC slope is downward. So, PPC slope will always be in a downward direction. Fine. And PPC slope downward from left to right. Fine. It will be from O to B. As you can see here, that it is from left to right. It is because in a situation of fuller utilization of the given resources, production of both goods cannot be increased. See, as I told you earlier that if we are increasing the production of x axis, then we have to reduce the production of y axis. किसी एक को तो sacrifice करना ही पड़ेगा. It is impossible to प्रोड्यूस बोथ गुड्स. फाइन. सो इसीलिए ये जो हमारी कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप करेगी, क्योंकि किसी एक को यूटिलाइज अगर हम करवा रहे हैं प्रॉपर, तो दूसरे को हमें सेक्रीफाइस करवाना ही पड़ेगा. इट इज़ नॉट पॉसिबल to produce both of the goods. Second is production possibility curve is concave to the point of origin. तो क्या है? कॉनकेव है. एंड ये कॉनकेव क्यों है? क्योंकि एक रिसोर्स जो है हमारा वो हायर स्केल पे है एंड सेकंड सोर्स क्या है? सेक्रीफाइसिंग स्केल पे है. Opportunity cost of production every additional unit of x tends to increase in terms of the loss of प्रोडक्शन ऑफ वाई गुड. अगर x इंक्रीज कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि y गुड्स डिक्रीज कर रहे हैं, वो लॉस में है. इन अदर वर्ड्स, ट्रांसफॉर्मेशन और शिफ्टिंग ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम वन यूज टू द अदर विल ओबे द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. दूसरे वर्ड्स में हम इसे क्या कहेंगे कि हम कुछ रिसोर्सेज को शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि नेचर के लिए या प्रोडक्शन के लिए इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम दोनों गुड्स को इक्वली ही प्रोड्यूस करें. Or PPC is concave to the origin because as more and more resources are shifted from the production of one opportunity one to the production of other goods. So हमारे पास क्या है? हर एक रिसोर्स के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं. इससे हम क्या कर रहे हैं? हमारी जो कॉनकेव जो पीपीसी कर्व कॉनकेव है, वो क्यों है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स हम उनकी जो प्रोडक्शन है वो शिफ्ट कर रहे हैं. ठीक है. एंड शिफ्टिंग में जो एक गुड्स की प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगी एंड सेकेंड की कम हो जाएगी. इससे क्या होगा? हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होगी वो राइज करेगी. ठीक है. हम MOC के बारे में भी पढ़ने वाले हैं. नाउ वी आर गोइंग विद PPC इलस्ट्रेट सेंट्रल प्रॉब्लम. ठीक है. PPC सेंटर की क्या क्या प्रॉब्लम बताता है. यहाँ पर भी वही तीन चीज़ें हैं: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस. अगेन स्टूडेंट्स, फॉर व्हाट टू प्रोड्यूस वी जस्ट हैव टू टेकन इन माइंड दैट कि हमें अगर किसी गुड्स की हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो दूसरे की हमें कम करनी पड़ेगी. सी, हम यहाँ इमेज में देखते हैं, जो D है ये है हमारे पास वीट, दैट इज 6. एंड जो ये A है दैट इज क्लोथ. सी, वी कैन क्लियरली सी अ स्लोप इन दिस, सो इट इज important to maintain the slope. Fine, let's read the data. All the resources are used in the production of wheat. You can produce 6 tons of wheat corresponding to D. तो 6 tons हमारे पास क्या है? That is D. C. On the other hand, if all the resources are used in the production of cloth, you can produce 12 bales of cloth corresponding to point A. Stretch between A and D of production possibility curve shows different possible combination of wheat and cloth that can be produced with given resources. See, so here 12 is what? So here 12 is A. This is cloth. ठीक है. तो हमें यहाँ पता चल रहा है कि दैट देयर इज अ स्ट्रेच, कम हो रहा है ना, A to D जा रहे हैं. A हमारे पास क्या है? दैट इज 12. एंड हमारे पास D क्या है? दैट इज 6. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 12 एंड 6. देयर इज अ स्ट्रेच, कम हो रहा है. ठीक है. क्यों कम हो रहा है? बिकॉज ऑफ alternative uses. Any point of the production possibility curve corresponded to full utilization of resources. और यहाँ हमें पता चल रहा है कि जितने भी हमारे resources हैं उनकी पूरी utilization हुई है.
Thus, point B shows the production of 12 tons of wheat and 10 bales of cloth, and the point C shows 4 tons of wheat and 6 bale of cloth. So यहाँ पर हम थोड़ा सा डिफरेंट देखने वाले हैं, कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पॉइंट बी है वो हमें क्या बता रहा है, 2 टन ऑफ व्हीट एंड 10 बेल ऑफ क्लोथ इक्वल बता रहा है कि कितने कितने हमने यूज़ किए. सो पॉइंट बी पे क्या आया, दिस इज पॉइंट बी. ठीक है, तो 2 भी है हमारे पास, 2 क्या है व्हीट एंड 10 क्या है हमारे पास क्लोथ. ठीक है, तो यहाँ हमें प्रॉपर एक इलस्ट्रेशन हो गई कि 2 हमने व्हीट का कंजम्पशन की है व्हीट की, एंड 10 बेल्स की है, 2 टन्स की है हमने व्हीट की, एंड 10 बेल्स की है क्लोथ की, एंड सो एज एट दी सी एज वेल. C shows 4 tons of wheat and 6 bales of cloth. तो C हमें क्या बता रहा है, 4 tons of wheat and 6 bales of cloth. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने डिफरेंस क्या देखना है कि लाइक अगर यहाँ B पॉइंट पर हमारे पास अगर 10 बेल्स क्लोथ है तो हमारा wheat कितना है यहाँ पर 2. अगर वही C पॉइंट पर हमारा अगर क्लोथ कम हुआ है तो व्हीट क्या किया है, इंक्रीज हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे सी पॉइंट पे हमारा क्लोथ कितना था 6 बेल्स एंड व्हीट कितना हो गया 4 टन्स. पहले कितना था, पहले था 2 टन्स एंड 10 बेल्स. फाइन. सो अगर कोई चीज़ कम हो रही है तो दूसरी बढ़ेगी ही बढ़ेगी. दिस इज द नीड ऑफ द नेचर. नाउ व्हाट टू प्रोड्यूस, नाउ हाउ टू प्रोड्यूस. तो हमारे पास यहाँ पर हम क्या देखेंगे, हम कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए. टेक्निक हमारे पास दो ही थी, लेबर एंड कैपिटल. फाइन. सो हमारे यहाँ फिगर हमें बता रही है इकोनॉमिक द फिगर शोज दैट हाउ एन इकोनॉमी chooses a technique that enable optimum use of variable factor of production. ठीक है, तो हमें यहाँ क्या पता चल रहा है कि हमने प्रोडक्शन किस तरह से की है. As is evident, the point E is very much inside the production possibility curve, that is PP. It shows the use of inefficient technique. If efficient technique is used, there will be more production from one commodity without sacrificing the product of each other, as shown in पॉइंट ए एंड सी. तो सी, अब हमारे पास ई क्या है, वो कर्व के अंदर है. वो कर्व के अंदर क्यों है, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट है वो इनएफिशिएंट प्रोड्यूस हुए हैं, अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हुए हैं. अच्छे से कब प्रोड्यूस हुए हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई सेक्रीफाइजेशन नहीं हुई है, किसी भी गुड्स ने ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं किया है. फॉर होम टू प्रोड्यूस, अब किसके लिए बनाना है. ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास दो ही चीज़ें थी, वन इज़ फॉर रिचर एंड सेकेंड इज़ फॉर द पुअर. रिचर में यहाँ पर फ़ायदा ये है कि वहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मिलेगी, हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा. पुअर में क्या होगा, हमारी क्वालिटी थोड़ी इन्फीरियर होगी एंड हमारा जो प्रॉफिट होगा वो भी थोड़ा कम होगा. फॉर होम टू प्रोड्यूस इज़ द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम. तो अगर जब होम की बात आ जाती है वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है इनकम, कि किसके लिए करना है. ठीक है, स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द फेवर ऑफ रिचर और ऑफ द सोसाइटी वुड जनरेट सरप्लस सेविंग फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट. अगर तो हम रिचर के बारे में सोच रहे हैं तो हमें क्या मिलेगी, सेविंग मिलेगी और आगे आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट भी होगी. पीपीसी वुड शिफ्ट टू राइट बट पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विल सफर डिप्राइव्ड. फाइन. सो यहाँ पे जो ग्रीन लाइन है, जो ग्रीन कर्व है, वो पीपीसी कर्व ये बता रही है हमें सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट हमारी ज़्यादा हुई है. फाइन. सो यू कैन क्लियरली सी दिस वन. फाइन. एंड हमारी जो पीपीसी कर्व ब्लू कलर की है वो हमें बता रही है कि हमारी जो सेविंग है वो कम हुई है. फॉर दिस मीन्स दैट दिस ब्लू लाइन इज़ फॉर पुअर एंड दिस ग्रीन लाइन इज़ फॉर द रिचर. ओके, नाउ फुलर यूटिलाइजेशन. तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है, फुलर यूटिलाइजेशन मीन्स अच्छे से कोई चीज़ यूटिलाइज हुई है. एनी पॉइंट ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ए डी. सो लेट्स गो टू द थिंग. सो ए एंड डी, तो यहाँ पर हमारी क्या हुई है, फुलर यूटिलाइजेशन हुई है. हेयर लेट्स रीड द टेक्स्ट फर्स्ट.
Any point on the production possibility curve AD corresponds to fuller as well as sufficient utilization of resources. It shows the potential level of output. तो हमें यहाँ से पता चलता है कि हमारा आउटपुट कितना है. अभी पोटेंशियल की बात करते हैं. लेट्स से आपका एग्जाम हुआ, टेस्ट हुआ 30 मार्क्स का. अभी आपको उसमें मार्क्स स्कोर करने का पोटेंशियल कितना है? लाइक 30 है ना. हम 30 आउट ऑफ 30 ले सकते, 30 आउट ऑफ 32 नहीं ले सकते, 31 भी नहीं ले सकते, 30.5 भी नहीं ले सकते. तो हम कितना काम मैक्सिमम टू मैक्सिमम कर सकते हैं वो होता है पोटेंशियल. ठीक है. सो इट शोज द पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट. तो हमें यहाँ पता लग रहा है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारा कितना हम कोई चीज़ बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं. पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट हेयर रेफर्स टू द मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी. सो यहाँ हमें पता चल रहा है कि हमने कितनी चीज़ें बनाई हैं, कितनी चीज़ें प्रोड्यूस की हैं टेक्नोलॉजी एंड हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे उनके साथ में. Any point inside the production possibility curve AD, such as point FG, correspond underutilization or inefficient utilization of resources. तो अगर हम पॉइंट F एंड G की बात करते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, ये कर्व पर नहीं आ रहे, और अगर हम इनको ज्वाइन करने का सोचते भी हैं तो हमारी कर्व किस तरह से होगी, इट विल बी लाइक दिस. ठीक है. तो ये हमारा माना नहीं जाएगा. और मोर ओवर हमारा जो यहाँ पे लेवल है वो बहुत कम है. अगर हम 0 से देखते हैं इट विल बी नॉट मोर देन 3 और 2. तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं हुए हैं. Now, growth of resources. Growth of resources in terms of increased level of output. अभी growth of resources कैसे, कि हम इनका output कैसे बढ़ाएं, is possible only when economy generate more resources. ये कब होगा, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा resources बनाएंगे. If more resources are generated, the level of production will increase as represented by shift in production possibility curve. जब हमारे रिसोर्स ज़्यादा हो जाएंगे तब क्या होगा, हमारी जो कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगी. कैसे, लाइक दिस. सो जो ब्लू लाइन है ये है हमारा पोटेंशियल. ठीक है. जब हमने हमारे पोटेंशियल से ज़्यादा चीज़ें बना ली तो वो क्या हो गया, हमारा ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है. राइटवर्ड शिफ्ट इन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. और ये हमारा ग्रोथ क्यों हुआ, शिफ्ट क्यों हुआ, क्योंकि हमें रिसोर्सेज ज़्यादा मिल गए. Clean India Mission and growth of resources. Clean India Mission impact the quality of resources. Over time, the quality of labor force is likely to improve. Accordingly, PPC would shift to right. अच्छा, अब कैसे हम PPC को शिफ्ट कर सकते हैं, जब हमारे पास रिसोर्सेज अच्छे होंगे और जो लेबर है वो भी इम्प्रूव्ड होगी. इम्प्रूव्ड कैसे, कि उनकी हम अच्छे से ट्रेनिंग करवाएं, उनको थोड़ा सा एडुकेट कर दें, स्किल्ड बनाएं, कोई कोर्स वगैरह करवा कर उन्हें सिखाएं कि काम कैसे करना है, तो ऑटोमेटिकली हमारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी. नाउ, कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो अपॉर्चुनिटी मीन्स कि हम कहाँ तक काम कर सकते हैं. लेट्स एज्यूम दैट अ गिवन सेट ऑफ रिसोर्सेज हैव two uses, use 1 and use 2. If the value of use 1 is 1000 and the output is 2000, then the common sense should dictate as the resource will employed in use 2. ठीक है. अब हमारे पास एक रिसोर्स है, हमने उसमें से प्रॉफिट अर्न किया 1000 का. सेकंड, वही उसी रिसोर्स में से हमने उसे दूसरे वे से यूज़ किया, वहाँ से हमने प्रॉफिट जनरेट किया 2000 का. तो आप कौन सा वाला प्रॉफिट देखेंगे, 2000 वाला ही. ठीक है. गिवन इन दिस सिचुएशन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में बी डिफाइन एज द लॉस ऑफ इनपुट व्हेन रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड नॉट इन 1 बट इन 2. तो हम कहाँ रिसोर्सेज लगाएंगे अपने, कहाँ यूज़ करेंगे, 2 में, जहाँ ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिल रहा है. पता चलेगा कि हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहाँ है, हमें कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है. फाइन. नाउ वील गो ऑन द ड्रामेटिक इलस्ट्रेशन. Figure 12 shows production of possibility curve AB. Y-axis shows use 1 and x-axis shows use 2. So हमें y-axis पे क्या पता चल रहा है, use 1 and x-axis पे पता चल रहा है use 2. तो y पे हमें पता चल रहा है 1 and x पे पता चल रहा है 2.
तो यहाँ पर हमारी y पे कितनी है 12,000 एंड x पे कितनी है हमारी 10,000. सो ऑटोमेटिकली वी विल थिंक अबाउट द हायर वन. नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स. सेकेंड इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. हम इसे MOC भी कहते हैं. टोटल रिसोर्सेज रिमेनिंग कॉन्स्टेंट व्हेन using given technology. When allocation of use 2 is increased, there is a loss of output and use 1 and gain is use 2. ठीक है. तो अगर हमारे पास एक ही रिसोर्स है, एक में हमें फ़ायदा हुआ, दूसरे में हमें नुकसान हुआ, या एक में हमें नुकसान हुआ, दूसरे में हमें फ़ायदा हुआ, तो हम यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे MOC? द रेट ऑफ विच आउटपुट use 1 is loss for every individual of output and use 2. ठीक है. जितना हमें नुकसान हुआ, लॉस क्या करेंगे हम? दैट विल बी द न्यूमरेटर. जो हमारा आउटपुट होगा वो क्या बन जाएगा? डिनोमिनेटर. आई विल शो यू. सी दिस इज व्हाट इज दिस? दिस इज लॉस. ठीक है. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज आउटपुट. एंड दिस इज दी गेन्ड आउटपुट, एडिशनल यूनिट. फाइन. सो हमने क्या करना है? जितना हमारा नुकसान हुआ हमें उसे डिवाइड करना है जितना हमें गेन मिला है. ठीक है. दैट इज डेल्टा Q1 बाय डेल्टा. सो डेल्टा Q1 हमारा क्या है? जो हमें लॉस हुआ. ठीक है. एंड Q2 क्या है? डेल्टा Q2 क्या है? हमारा जो हमें फ़ायदा हुआ, एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट. इसे हम और क्या कहते हैं? रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. अच्छा भाई, कैसे करेंगे कैलकुलेट? एस्टिमेशन कैसे करेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की? सी व्हाट विल सी दैट हमारे पास डेटा दिया हुआ है x एंड y. सो x इज 0 1 2 3. फाइन. एंड y इज 10,000 9,000 7,500 एंड 5,500. सो अभी फर्स्ट पे तो हमारे पास x कुछ नहीं है, तो हम इसको कुछ नहीं, हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं. y पे क्या करेंगे? हम ये देखेंगे कि हमारा जो फर्स्ट y है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है. कितना है? दोनों को क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 1000 आ जाएगा. देन हम क्या करेंगे? फिर हमारा सेकेंड एंड थर्ड को हम कैलकुलेट करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे. कितना आएगा? 1500 आएगा. फाइन. देन हम करेंगे सेकेंड एंड थर्ड को, अगेन सब्सट्रैक्ट कर देंगे, दैट विल बी 2000. सो नाउ व्हाट विल डू, हम यहाँ इनकी करेंगे डिवीजन. दैट इज x, दिस इज द लॉस वन, दिस इज 1 एंड दिस इज 2. सो हियर we'll divide y upon x. मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेंड टू राइज. जो हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो हमेशा बढ़ती ही है. क्यों बढ़ती है? बिकॉज रिसोर्सेज आर कंटिन्यूसली शिफ्टिंग फ्रॉम वन अपॉर्चुनिटी टू सेकेंड. ठीक है. क्यों हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही है? क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, या कभी कभी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, हम किसी और वे से प्रोडक्शन करने लग जाते हैं, तो उनकी जो अपॉर्चुनिटी होती है 1 से 2 पे शिफ्ट हो जाती है. देयर एग्जिस्टिंग स्पेशलाइज्ड यूजेस डिस्ट्रीब्यूटेड. जो उनका मेन जो यूज़ होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, चेंज हो जाता है. When the specialized use of resource is increasingly distributed, the loss of output must be increasing. ठीक है. अगर बार बार कोई चीज़ की हम शिफ्टिंग कर रहे हैं, जो उनका यूज़ है वो चेंज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें क्या होगा? लॉस होगा. ठीक है. द लॉस ऑफ आउटपुट मस्ट बी इंक्रीजिंग. तो हमारा जो लॉस होगा वो ज़्यादा होगा. चलिए देखते हैं कैसे पता चलेगा कि हमारी जो MOC है वो कैसे शिफ्ट होती है एंड हमें लॉस कैसे होता है. It assumes that initially resources are employed such as that output in use 1, that is OK, and output of use 2 is OL. तो अब O and K क्या है? हमारा है use 1. ठीक है. O and L क्या है? हमारा है use 2. सो यहाँ पर अभी हमारा सब नॉर्मल चल रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है. बट प्रॉब्लम क्या आई? जब हमारा यूज़ जो है वो शिफ्ट हो गया. कैसे?
अब रिसोर्सेज हमारे शिफ्ट हुए हैं यूज़ 1 टू यूज़ 2। अभी यूज़ 1 हमारा क्या बन गया, दैट इज़ K1 टू K2, यहाँ हो गया ये डिक्रीज, ठीक है। एंड गेन का हुआ L1 टू L1। गेन कहाँ हुआ हमारा, यहाँ पर हमारा क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, एंड यहाँ पर हमारा इंक्रीज हुआ। तो जो हमारी यहाँ पे कर्व आई इट इज लाइक दिस। तो यहाँ हमारा जो गेन है वो क्या है, दैट इज बी एंड सी का, ठीक है। अब जो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, जो हमारा लॉस होगा हम उसे ऊपर रखेंगे, दैट इज न्यूमरेटर। जो हमारा आउटपुट है, जो हमारा गेन है, उसे हम क्या बनाएंगे, नीचे रखेंगे, उसे हम डिनोमिनेटर बनाएंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला। जो हम जिस तरह से हमारा आंसर होगा हम उसे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा लॉस क्या था, लॉस था हमारा K1 K एंड K1। सो लॉस क्या है हमारा, K1 K2, एंड हमारा गेन क्या है, L एंड L1। सो K1 एंड K2 क्या है हमारा लॉस, एंड L एंड L1 हमारा क्या है, गेन। तो डिवाइड हम किसे करेंगे, K1 बाय L L1, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। डिफरेंशिएशन बिटवीन MOC एंड OC, that is marginal opportunity cost and opportunity cost. Marginal opportunity cost is the ratio between loss and gain when resources are shifted from use 1 to use 2. Opportunity cost is not the ratio, it refers to total loss of output when resources are shifted from use 1 and 2. सो MOC में हम क्या देखते हैं, हम लॉस भी देखते हैं और गेन भी देखते हैं, और देखते हैं कि रिसोर्सेज हमारे कैसे शिफ्ट किए हैं 1 से 2 पे। दोनों चीज़ें आएंगी, रेशो होती है लॉस की एंड गेन की। बट अपॉर्चुनिटी कर्व में हम रेशो नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि हमारा लॉस कितना है जब हमारे रिसोर्सेज ने यूज़ 1 टू यूज़ 2 पे शिफ्ट किया है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंडिकेट्स द कॉस्ट ऑफ 1 more unit of output when resources are shifted. Opportunity cost indicates the cost of all units produced when resources are shifted from 1 to 2. So marginal opportunity cost में हम एक एक यूनिट का देखते हैं कि क्यों वो यूज़ 1 से यूज़ 2 पे गए हैं, एंड अपॉर्चुनिटी में हम ये देखते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हम ये देखते हैं कि सारे रिसोर्सेज हमारे क्यों शिफ्ट किए यूज़ 1 से यूज़ 2 पर। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ सीखेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किस तरह से ड्रॉ की जाती है, ठीक है। सो ड्रॉ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन। An economy produces two goods, wheat and cloth. The following table summarize its production possibility. Calculate the marginal opportunity cost of producing more cloth in place of wheat as at various combination. What does it indicate? Draw the combination possibility curve. What is the shape of the curve? तो यहाँ पर हमने क्या कैलकुलेट करना है, MOC करना है। हमारे पास यहाँ क्या दिया हुआ है, दो चीज़ें दी हैं, वीट एंड क्लोथ, ठीक है। अब वीट देखो यहाँ पे पहले क्या है, 100 है। वीट देखो यहाँ पर 100, 90, 70, 40, 10, 0। तो ये क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। अब हमारा जो क्लोथ है मीटर्स में 0, 25, 50, 75, 85, 87, तो ये क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। तो अब यहाँ से तो हमें कर्व का शेप तो पता चल गया, ठीक है। एंड हमारा यहाँ फॉर्मूला क्या होने वाला है, दैट इज़ लॉस बाय गेन, डेल्टा वीट बाय डेल्टा क्लोथ, ठीक है। जो ज़्यादा जिसका नुकसान हो रहा है हम उसको न्यूमरेटर बना देंगे, जिसका फ़ायदा हो रहा है उसको क्या बना देंगे, डिनोमिनेटर बना देंगे, ठीक है। अब हमने इसको कैलकुलेट कैसे करना है, सी जो हमारी MOC है ना वो इन दोनों के बीच में होगी, ठीक है। सो अभी यहाँ पे 0 आ गया तो ये तो हमारा नील हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों में डिफरेंस निकालेंगे। किन दोनों में, हमने ये देखना है कि जो हमारी वीट है, वीट में 100 एंड 90 में डिफरेंस किसका है, 10 का है। तो 10 को हम डिवाइड करेंगे 25 के साथ में, ठीक है। अब हम सेकंड देखना है हमारा डिफरेंस 90 एंड 70, कितना डिफरेंस है, 20। किसे डिवाइड करेंगे, 25 से। अब ये जो डिफरेंस देखना है, दोनों का देखना है, इन दोनों का भी, वीट का भी देखना है हमें, और हमें क्लोथ का भी डिफरेंस देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे 25 कैसे आया,
क्योंकि यहाँ पर दोनों का डिफरेंस 25 है। फाइन। नाउ अब यहाँ के लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, देन किसका डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों का, डिवाइड कर देंगे। फाइन। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, 40 एंड 10, क्या डिफरेंस है, 30, दोनों में डिफरेंस कितना है, 30। ठीक है, 75 एंड 85 में क्या डिफरेंस है, 10, डिवाइड कर दीजिए। देन 10 एंड 0 में डिफरेंस कितना है, 10। 85 एंड 75 में कितना डिफरेंस है, 2। ठीक है, तो अब ये जो सब हमारा क्या आया है, हमने क्या कैलकुलेट किया है, MOC। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने इसी तरह से ही करना है, इट इज़ वेरी इजी। हमने डिवीजन करने, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमने ये देखना है दैट कौन सा डिक्रीजिंग है एंड कौन सा इंक्रीजिंग है। ठीक है, स्टूडेंट्स नाउ वील कैलकुलेट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ पर हमें डेटा सब गिवन होगा, जैसे हमारे पास वीट है एंड क्लोथ है। ठीक है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने क्या देखनी है कि हमने अपने डेटा को बहुत ध्यान से देखना है कि कौन सा डिक्रीजिंग है एंड कौन सा इंक्रीजिंग है। जो तो इंक्रीजिंग है वो क्या बनेगा हमारा डिनोमिनेटर, जो डिक्रीजिंग है वो क्या बनेगा हमारा न्यूमरेटर। फाइन। तो अब हमने इसको कैलकुलेट कैसे करना है। अभी जैसे हमारा फर्स्ट तो ज़ीरो है, तो ज़ीरो की तो कोई कैलकुलेशन होगी नहीं, इसलिए हम यहाँ पर डैश लगा देंगे। फिर हम उसके बाद में देखेंगे कि क्या डिफरेंस है, वीट पे पहले कैलकुलेट करते हैं, कंसर्न करते हैं, लाइक 100 एंड 90 में कितना डिफरेंस है, 10 का। ठीक है, 90 एंड 70 में क्या डिफरेंस है, 20 का। फाइन। इस तरह करके हम सभी वीट के डिफरेंसेस को हम क्या बना देंगे, न्यूमरेटर बना देंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं क्लोथ पर। अगेन ज़ीरो है तो ज़ीरो की कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। अब 25 एंड ज़ीरो में डिफरेंस कितना है, 25। 50 एंड 25 में डिफरेंस कितना है, 25। 75 एंड 50 में डिफरेंस कितना है, 25। 75 एंड 85 में डिफरेंस कितना है, 10। 87 एंड 85 में डिफरेंस कितना है, 2। क्या करेंगे, सबको हम डिवाइड कर देंगे। हमारा फॉर्मूला क्या था, डेल्टा लॉस बाय डेल्टा गेन। ठीक है, लॉस जो होगा वो हमारा हमेशा न्यूमरेटर रहेगा एंड जो हमारा गेन होगा वो क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर। जो हमारे पास वीट और क्लोथ का जो गिवन डेटा था, जो हमें क्वेश्चन में मेंशन था, हम उसके अकॉर्डिंग अपनी कर्व ड्रॉ कर लेंगे। अब कर्व ड्रॉ करने के बाद में आप ये सोच रहे हैं कि जब हमने कर्व ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनानी है तो हम MOC क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हम वो ये देखते हैं स्टूडेंट्स। सी यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं, मैं आपको सिर्फ फर्स्ट समझाऊंगी, बाकी 2 आप अपने आप करने वाले हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी फ्रॉम A टू B। A टू B में हमारे पास क्या क्या आ रहा है, हमारे पास A टू B में आ रहा है एक AR आ रहा है एंड एक RB आ रहा है, 2 चीज़ें आ रही हैं हमारे पास में। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए AR बाय RB। ओके, AR में क्या क्या आ रहा है, कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, 100 टू 90, दैट इज़ 100 माइनस 90। ठीक है, RB में क्या आ रहा है, लाइक जहाँ पर RB है, दिस इज RB में क्या क्या आ रहा है हमारे पास, 0 टू 25 आ रहा है। ठीक है, तो अब 25 बड़ा है तो 25 माइनस 0 कितना हुआ, 25। ठीक है, 100 माइनस 90, 100 माइनस 90, 10, राइट। ठीक है, सो 100 माइनस 90 हुआ हमारे पास 10। 25 माइनस 0 कितना हुआ, 25। जब 10 एंड 25 को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0.4। तो हमने यहाँ पर ये देखना है, जो हमारी जो MOC हमने कैलकुलेट की थी कि जो हमारी कर्व की जो डायरेक्शन है वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो कर्व हम पहले भी ड्रॉ कर सकते हैं। पहले ड्रॉ करने का ये नुकसान है कि हमें पता नहीं चलेगा कि हमने किस वे से करनी है। जब हम ये पॉइंट्स का सिस्टम कर लेंगे तो हमारी कर्व अच्छे से ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ क्लोथ मार्जिनल प्रोपेंसिटी कॉस्ट टेंड टू बी राइज। ठीक है, जो अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि किस यूनिट के लिए, किस रिसोर्स के लिए हमारी जो कर्व है वो राइज की है, दैट इज़ फॉर क्लोथ। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा MOC हमने कैसे ड्रॉ करनी है, कैसे कैलकुलेट करनी है। आई नो दिस इज़ अ बिट क्रिटिकल थिंग। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, मुझे बताइए एंड मैं आपको सिर्फ इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे ही दोबारा लेक्चर दे दूँगी। थैंक यू सो मच।